आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। आप सब लोग किस क्लास के स्टूडेंट है? शिक्षा के लिए है? जी, शिक्षा के लिए। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि शिक्षा में आप लोग किसी भी मोड पर किसी भी चीज पर फतवा देंगे तो इसमें फाइनेंशियल सिस्टम का जानना जरूरी है। खासतौर से बैंक क्या है, बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक को समझ लीजिए, बैंक क्या है। जी, देखिए, आप में से कोई बता सकता है बैंक क्या होता है? जिसमें पैसा इकट्ठा करके रखा जाता है, जिसमें पैसे को जमा किया जाता है। पैसे को जमा किया जाता है। ये तो फिर बैंक नहीं होता है जिसमें पैसे बैंक में जमा होते हैं। बहरहाल पैसे तो कहीं भी जमा किए जाते हैं। देखिए, बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा होता है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है और जरूरतमंद और कारोबारी अफराद को कर्ज देता है, लोन देता है। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट में ही सब करना होगा। तो बैंक एक ऐसा एक मालियाती इदारा है। बैंक क्या करता है? ये जरूरतमंद अफराद को या कारोबारी इदारों को लोन देता है। इसके अलावा बैंक और बहुत सारे काम करता है। आज हमारा टॉपिक यही होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कुछ जानने को है इसमें। यही जानने को है कि जब हम लोग आगे बढ़ करके किसी भी आगे आने वाली जिंदगी में जब हमसे कोई पूछेगा कि बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आएंगे, तो उसका जवाब जाहिर है कि आप लोग कैसे देंगे। इसलिए बैंक का और बैंक कैसे काम करता है, इन सब चीजों का जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 1949 एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था। 1949 में इंडिया के अंदर एक बैंकिंग कंपनी एक्ट बना था। उसके मुताबिक जो बैंक की तारीफ है, बैंक को कैसे डिफाइन किया गया, कैसे उसकी तारीफ बयान की गई कि बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा है जो नफा कमाने के लिए लोगों से डिपॉजिट को कबूल करता है। अब ये डिपॉजिट क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। बैंक एक ऐसा बैंक या कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है नफा कमाने के लिए, और इन डिपॉजिटों को कर्ज के तौर पर जरूरतमंद अवाम को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के मकसद से लोन देता है। यहाँ 2 वर्ड देखिए आएंगे, एक है कंजम्पशन, एक है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन को उर्दू में कहते हैं खर्च करना, किसी चीज को खर्च करना, और इन्वेस्टमेंट कहते हैं सरमायाकारी करना। यानी कंजम्पशन एक सर्फ है। मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं, 100 रुपए का बिल आया, सपोज कि ये कंजम्पशन है, ये खर्च है। याद रखिएगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों खर्च है, लेकिन दोनों अलग अलग नौइयत के खर्च है। कंजम्पशन वो खर्च है, सर्फ, जिसको स्वाद सर्फ कहते हैं। सर्फ वो खर्च है जो इंसान की जरूरतों को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देता है, मुतमईन कर देता है। जैसे मुझे बहुत ही प्यास लगती है, मैं बाहर खाता हूँ,
और 10 रुपए का एक बॉटल खरीदता हूँ पानी का और इसे पी लेता हूँ, मैंने 10 रुपए खर्च किए, ये सर्फ है यानी कंजम्पशन है। लेकिन अगर मैं सपोज यहाँ दिल्ली में बैठ करके नोएडा में कोई प्लॉट खरीद लूं, ये इन्वेस्टमेंट है। यानी सर्फ वो खर्च है, कंजम्पशन वो खर्च है विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। मतलब दिलवासा, आपको बहुत तेज भूख लगी, आपने खाना खा लिया, जो खर्च किया वो कंजम्पशन है। बहुत देर से पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो गेम खेल लिया, उसमें 10-5 रुपए खर्च हो गए, सपोज माइंड को रिलैक्स हो गया, ये सर्फ है यानी खर्च है। इसी तरीके से जो आपकी जरूरतों को बिना वास्ता मुतमईन करते, इसे सर्फ कहते हैं यानी कंजम्पशन कहते हैं। बट इन्वेस्टमेंट वो खर्च है जो फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट करता है, मुनाफा कमाता है। जैसे आपकी फैक्ट्री में 2 मशीन है, 2 मशीन आपने और खरीदी, इस फैक्ट्री से अब आपको प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने कहीं प्लॉट खरीद लिया, कहीं फ्लैट खरीद लिया, कहीं जमीन खरीदी, ये क्यों खरीदी? आपकी डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पर, बट आपको फ्यूचर में मुस्तकबिल में आपके मुनाफा में इजाफा हो जाएगा। तो बैंक दोनों चीज के लिए कर देता है, कंजम्पशन के लिए भी देता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी देता है, सरमायाकारी के लिए भी देता है। इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी। इसके अलावा बैंक का अहम काम जो होता है वो माली तजारत से ताल्लुक रखता है। और ध्यान से सुनिएगा कलेक्टर, आपकी आने वाली जिंदगी में इस साल के बच्चों के लिए बैंकिंग सेक्टर का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे, जब आप बैंक से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये जानना जरूरी है कि ये बैंकिंग होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन सी चीजें और किस बुनियाद पर हराम और हलाल होती है। वो तो आपके घर उस्ताद बताएंगे, उसका जो लॉजिक कैसे निकालेंगे या वो सब चीजें आप जानते हैं, पर बैंकिंग सेक्टर को समझ लीजिए। तो बैंक का जो अहम काम माली तजारत से ताल्लुक रखता है, लेकिन बैंक इसके अलावा जो मुल्क की करेंसी होती है और जो पैसे होते हैं, इसके मुतालिक भी बहुत सारे काम करता है। याद रखिएगा, अभी मैंने इस आपसे पूछा कि बैंक क्या होता है, तीनों ने कहा है कि बैंक वो होता है जहां पर पैसे जमा किए जाते हैं। आपको ये बात बहुत ध्यान से सुननी है कि मालियाती इदारों को कॉमर्शियल बैंक या बैंक उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता है जब तक वो 2 काम न करें। एक काम डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, यानी जब आप पैसे बैंक में जमा करने जाए तो वो उसे पैसे को एक्सेप्ट करे। दूसरा है लोन देना, गिविंग लोन देना। अब देखिए, जो पोस्ट ऑफिसेस होती है, पोस्ट ऑफिस, डाकघर जो होते हैं, उनको बैंक नहीं कहा जाता, जबकि वो आवाम से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर भी एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट। आपको पता होगा पोस्ट ऑफिसेस में भी लोग अपने पैसे जमा करते हैं, तो लेकिन उसको बैंक नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट तो लोग करते हैं कबूल, पोस्ट ऑफिस वाले, बट वो लोन नहीं देते। और किसी भी मालियाती इदारे को बैंक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो डिपॉजिट न सिर्फ कबूल करे बल्कि वो लोगों को लोन भी दे। तो बैंक के लिए याद रखिएगा 2 लाजमी काम है, एक तो आवाम से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और दूसरा सरमायाकारी या कर्ज के मकसद से, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आवाम को लोन देता है। ठीक है ना? हेलो जी, अब याद रखिएगा यहाँ एक चीज और है, सिर्फ लोन देने का काम करने वाला इदारा इस्तेलाही तौर पर बैंक कहलाने का हकदार नहीं होता है, बल्कि जब तक कि वो अदायगी को चेक की शक्ल में कबूल नहीं करता है। आपने चेक एक देखा होगा, बैंक आप लोगों के पास भी होगी, एक जब बैंक में, किसी बैंक में आपका अकाउंट खुलता है तो आपको एक पासबुक देते हैं और एक चेक बुक देते हैं। कभी कभी बड़ी अदायगियों के लिए चेक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैंक क्या करता है, बार दफा आप एटीएम कार्ड लेके जाते हैं, किसी एटीएम मशीन पर खड़े होते हैं,
तो पता ही चलता है कि 20,000 30,000 से ज्यादा आप एक दिन में नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना होता है, आप क्या अगर नहीं करते किसी को 1 लाख रुपए की अदायगी, 2 लाख रुपए की अदायगी, तो आमतौर पर लोग चेक का भी यूज करते हैं। एक चेक बुक होती है, चेक पे लिखते हैं 2 लाख रुपए और उसके बाद अपने साइन करते हैं और जिसको आपको अदा करना होता है वो उसको दे देते हैं। तो ये जो पे करने वाला, जो अदा करने वाला और जिसको अदा किया जाता है, इसके दरमियान एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है। हालांकि कोई भी शख्स चेक में अदायगी लेने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चेक इशू कर रहा है उसके अकाउंट में उतने पैसे भी हों। सपोज एक इंसान है जिसको 10 लाख रुपए किसी को पे करना है, उसने 10 लाख रुपए का किसी को चेक काट करके दे दिया, बट उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं है, तो वो चेक बाउंस कर जाएगा और उससे फिर बैंक की तरफ से चार्जेस लगते हैं। ऐसे इंडिया के अंदर 3 करोड़ केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग में, यानी जिन लोगों ने चेक किया और उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। अब मुझे कोई चेक देता है, मैं उसका चेक अपने बैंक के अकाउंट में डालता हूँ, पता चला उसके अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं, तो चेक बाउंस कर जाएगा। बहरहाल बैंक के लिए बहुत जरूरी है कि वो अदायगी को चेक की शक्ल में कबूल करे। जैसे इंडिया के अंदर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये ऐसे इदारे हैं जो मुनाफा कमाने के मकसद से काम करते हैं, इसलिए ये इनको बैंक नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये चेक में डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते। आवाम को कर्ज भी देते हैं, उसके अंदर पैसे जमा भी किए जाते हैं, ये सूद से भी कारोबार करते हैं, बट ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं चेक की शक्ल में। इसलिए अच्छा, बैंक कमाता कैसे? बैंक देखिए, अगर कोई भी इंसान बैंक से अभी कर्ज लेने जाए तो बैंक 8%, 9%, 10%, 11, 12 और 13 और 14, 15% तक कर्ज लेते हैं, सूद की कर्ज देते हैं। सपोज आपको बैंक से 1 लाख रुपए निकालना है, तो अगर आप बैंक ने कहा कि 10% आपको इस पे सूद देना पड़ेगा, तो आपको 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए पर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो सूद होता है। या किसी भी इंसान को आप किसी से को कर्ज देते हैं और ये कह के देते हैं कि ये कर्ज मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन लौटाओगे तो मुझे 5,000 रुपए ज्यादा लौटाना, ये सूद है, ठीक है ना? ये अच्छा, बैंक में जब आप पैसे जमा करोगे, आप लोग अगर बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक उससे जो सेविंग अकाउंट होता है, जो आमतौर पर आप और आपका जो अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, इस पर सिर्फ 2.7% या 3.7% ब्याज का जो रेट रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, 2.7% आपको फीस मिलेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए खेल क्या हो रहा है, बैंक से आप पैसे निकालोगे तो वो तो आपसे 10,000 रुपए लेगा, 1 लाख रुपए, लेकिन अगर आप बैंक में अपने पैसे जमा करते हो उससे आपको 1 साल पे 2.7% यानी 2.7% आपको मिलेगा। मान लीजिए 3% मिलता है, तो यहाँ पर 7% बैंक कमा रहा है। इस तरह से बैंक, और भी बैंक बहुत सारे काम करते हैं, सब पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। अच्छा, बैंक की बहुत सारी किस्में होती है, बैंक की बहुत सारी एक तरह के बैंक होते हैं। एक बैंक कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये बैंक पब्लिक सेक्टर का किसी भी चीज की आगे पब्लिक आ जाए, पब्लिक इदारे, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में एक होता है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये पब्लिक सेक्टर बैंक, ये गवर्नमेंट का बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक
जैसे इंडिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 12 बैंक ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये इसमें क्या होता है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें 51 या उससे ज्यादा परसेंट शेयर जो होता है वो सरकार का होता है और सरकार इसे चलाती है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या फर्क होगा? जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं इसकी अंडरटेकिंग, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। जैसे अगर बैंक डूब जाए तो आपको कितना मिलेगा? अभी पिछले दिनों कोविड के दिनों में या उससे पहले जब मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट बंद किए थे 2016 में, तो बड़ा हंगामा था और इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से गिरी। और इंडिया की जीडीपी गिरने की वजह से जब बिजनेस खतरे में पड़ा तो हमने और आपने देखा कि बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कारपोरेट घराने हैं, उनके लोगों ने हजारों करोड़ रुपए बैंकों से लेकर के इंडिया छोड़ के बाहर चले गए। जैसे विजय माल्या है और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे नीरव मोदी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैंकों से बहुत बड़े बड़े कर्ज लिए और बैंक छोड़ करके चले गए। तो उस जमाने में बैंक डूबने लगे। आपने देखा महाराष्ट्र पंजाब बैंक डूब गया। वहां पर जो है जब डूबा तो कितने लोग जिन्होंने अपने पैसे बचा के रखे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में काम आएंगे, उस काम तो पैसे जब डूब गए तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोगों को अटैक आया, बहुत सारे वाकयात हुए। इसी दिन इस पर भी बात करेंगे कि ये कंपनियां या ये बड़े बड़े लोग बैंकों से इतना पैसा कैसे लेते हैं और ये कैसे मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, और आरबीआई और हमारे मुल्क के कवानीन इस बारे में क्या कहते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक एग्जांपल मैं आपको सिर्फ दे रहा हूं। वीडियोकॉन एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। 1986 में पहली बार इंडिया के अंदर फ्री और कलर टीवी वगैरह इसने बनाया, 1986 में, 1986 में। इसने बैंकों से 90,000 करोड़ रुपए लोन लिया था, 90,000 करोड़ रुपए लोन लिया था। उसके बाद अभी 2-3 साल 3 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है, ये अचानक एनसीएलटी के दरवाजे पर पहुंचा। एनसीएलटी के दरवाजे पर पहुंचा। नेशनल ट्रिब्यूनल लॉ होता है, जब कोई कंपनी डूबती है, लिक्विडेशन में जाती है। लिक्विडेशन में जाने का मतलब होता है कंपनी दिवालिया हो जाना, अपने आप को घोषित कर देना, तो हम दिवालिया हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो उससे सरकार ने एक ट्रिब्यूनल लॉ बनाया है जिसमें लोग जाते हैं, कंपनियां, और ये कहती है कि हम तो दिवालिया हो गए, अब हम नहीं कुछ कर सकते। तो वो क्या करती है, उसको आईबीसी के प्रोसेस में डाल करके उसकी बोली लगाई जाती है कंपनी। उसके बाद कोई कंपनी आकर के या कोई भी जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने है वो आकर के उसे खरीद सकता है, तो बोली लगती है। उसने जब उसका पता किया गया तो कई बैंकों से लेकर के 90,000 करोड़ रुपए में तकरीबन 56 या 60,000 करोड़ रुपए बैंकों से आखिरी बैंकों से वो एनटीएलटी के दरवाजे पे जा पहुंचा, उसने दी वहां पर। एनटीएलटी ने जो है उसका बोली लगाई। उसके बाद उसको बहुत मामूली 5 से 10,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अब आप सोचेंगे 56,000 57,000 करोड़ रुपए कैसे बैंक चलते थे? आपको पता होना चाहिए जब भी किसी को 5 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन दिया जाएगा किसी भी बैंक के द्वारा, तो वो बात आरबीआई के नॉलेज में आती है। और जो अभी जैसे मैंने कहा वीडियोकॉन है, वीडियोकॉन 90,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, वो कितने में बिक रही है? 5,000 करोड़ रुपए में। तो 5,000 करोड़ रुपए किसी के पास होते थोड़ी। मैं आपसे अगर आऊं या आप मुझसे आए कहें कि सर आप मुझे जरा सा 5,000 रुपए कर दे दीजिए, तो किसी इंसान सोचता है 5,000 कहां से दे दीजिए, लेकिन मैं दे देता है 5,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक कोई ले ले, बैंक से ले ले। 8,000 करोड़ रुपए तो कोई रिश्तेदार देने को कहां से देगा? तो उसमें कई तरीके की चीजें। एक तो ये होता है कंपनी के शेयर इशू किए जाते हैं। एक कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनियों के 10-10, 20-20 लाख शेयर होते हैं और फिर कर लिया जाता है बैंकों से। जब बैंक कर देते हैं
तो फिर उसके बाद जब कंपनियां डूब जाती है तो वो पैसे किसके डूबे? हमारे और आपके। हमारे और आपके पैसे तो बैंक से जमा है। इसीलिए क्या होता है कि ये बड़े बड़े बैंक क्या करते हैं, ये जब ये लिक्विडेशन में जाते हैं, बैंकरप्ट होते हैं, तो फिर उसके बाद अपने जो है डिपोजिटर को, जो जिन्होंने उनके यहाँ डिपॉजिट किया होता है, उनको पैसे ही नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में सरकार ने कानून बनाया जिसको मुझे बताना था। ये जो लिक्विडेशन और ये जो आईबीसी का जो प्रोसेस है, इसमें तो बड़ी लंबी कहानियां है। ये जो बाबा रामदेव की कंपनी, इसने भी बहुत ज्यादा लोन लिया, और शंकरन जो साउथ इंडिया के थे, शंकरन का एक वाक्य मैं आपको बता करके फिर आगे बढ़ूंगा। इनकी कंपनी थी 5,000 करोड़ रुपए। इन्होंने भी आकर के कहा कि हमारी कंपनी का दिवालिया हो गया। एनसीएलटी ने इसकी बोली लगाई, कोई खरीदने नहीं आया। तो श्री शंकरन जी ने कहा कि 500 करोड़ रुपए में मुझे ही बेचती थी। 5,000 करोड़ कंपनी का दिवालिया हो गया, कोई खरीदने आया। तो उन्होंने कहा कि कंपनी को मुझे नहीं 500 रुपए में 500 करोड़ रुपए में बेचती। क्या मजाक थी। अच्छा, ये 500 करोड़ रुपए या 5,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? बैंकों से आएंगे। यानी एक कंपनी उन्हीं बैंकों को चूड़ा लगा करके दिवालिया घोषित कर रही है, और दूसरी कंपनी उन्हीं बैंकों से कर्ज लेकर के उस कंपनी को खरीद रही है। मतलब है इस बात है। आप इस तरह के पन्ने उलटते रहेंगे, आपको ये फेक कहानियां जो हकीकत पर मबनी है आपको मिलती रहेगी। तो बैंक को मैंने बताया 3 तरह के बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी वो बैंक जो सरकार चलाती है। इसमें बैंकों ने सरकार ने एक रूल बनाया था 1962 में, 1962 में। अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उसके डिपोजिटर्स को 30,000 रुपए, 30,000 रुपए मिलेंगे। यानी अगर आपके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने भी बैंक में हो, लेकिन मिलेंगे सिर्फ मैक्सिमम आपको 30,000 रुपए। अगर 10,000 रुपए में है तो 10,000 मिलेंगे। ये बाद में जाकर के 1 लाख रुपए हो गया। और अभी इस वक्त अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका अकाउंट है, वो बैंक डूब जाता है, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ऐसे भी अकाउंट होते हैं जो जिसको कहते हैं इंश्योर्ड। ये इंश्योर्ड अकाउंट होते हैं। ये सारे अकाउंट नहीं होते हैं, इसमें भी 60%, 70% अकाउंट होते हैं जो इंश्योर्ड होते हैं, और जिन पे बैंक में डूबने पर उनको 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये तो सरकारी बैंकों की बात रही। जैसे मैंने बताया कि पीएनबी है, एसबीआई है, यूबीआई है, ये इनकी मिल्कियत हुकूमत के पास होती है, वही इसको चलाते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसमें 51% या उससे ज्यादा हिस्सा प्राइवेट इदारों का होता है। जैसे आईसीआईसीआई का नाम सुना होगा। उसके अलावा आपने सुना होगा एचडीएफसी का नाम। ये बैंक है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये प्राइवेट बैंक। ये सरकार नहीं चलाती, ये प्राइवेट इदारे चलाते। तो इनकी मिल्कियत हुकूमत की नहीं होती है, बल्कि उनके प्राइवेट अफराद की होती है। एक होता है गैर मुल्की बैंक। ये वो बैंक होते हैं जिनकी हेड ऑफिस किसी दूसरे मुल्क में होती है। मुल्क में इसकी शाखें काम करती है, जैसे इंडिया के अंदर, जैसे हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SHBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। इसी तरह से एक्सिस बैंक है, सिटी बैंक है, ऐसा बैंक है जो गैर मुल्की बैंक है। अब सवाल ये है, ये बैंक करते क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं? देखिए, बैंकों के दो बड़े काम है। वो विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर पर्पज ऑफ लेंडिंग, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, इसलिए क्योंकि लोगों को लोन देते। अब सवाल ये है, अब हमें यहाँ से जानना बहुत जरूरी है कि बैंक कितने तरह की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। बैंक 3 तरह की, आमतौर पर 3 तरह की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। एक होती है डिपॉजिट करंट अकाउंट डिपॉजिट। बहुत सारे बच्चे आप कैसे जानते हैं करंट अकाउंट। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों का बैंक में अकाउंट है? कुछ है जो एक बच्चे हैं जो जिनको बताएं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। जी, यूनियन बैंक में। अच्छा, कौन सा आपका यूनियन बैंक में मेरा भी। कौन सा अकाउंट है? यूनियन बैंक में। जी हेलो, नहीं यूनियन बैंक में अकाउंट क्या है? कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट है, वेरी गुड। यही जानना चाह रहा हूँ। तो सेविंग अकाउंट के बारे में, जब सेविंग अकाउंट क्या होता है, या करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है, ये कई तरह के अकाउंट होते हैं बैंकों में। पहला होता है जैसे एक करंट अकाउंट होता है। ये करंट अकाउंट क्या होता है? ये ऐसा खाता होता है जो पैसा की डिमांड होता है।
बगैर किसी रुकावट के आप चेक के जरिए किसी भी वक्त अपनी अमाउंट को निकाल सकते हैं। क्योंकि इस खाता में ये खाता जो है आमतौर पर आदमियों के लिए खोला जाता है और इनकी साझा और कारोबारियों को आपको बताएंगे कोई भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए इस खाते पर बैंक सूद नहीं पे करता। आप जो सेविंग अकाउंट आपका है उससे 2% या 3% या 2.6% लेकिन करंट अकाउंट पर बैंक कोई भी सूद अपने डिपोजिटर को पे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बैंक को एनी टाइम या एवरी टाइम उसके कैश रिजर्व को रेडी रखना पड़ता है कि कभी भी ऐसा शख्स आएगा और बैंक से पैसे ले जाएगा और दिन में अगर 2 या 3 या 4 मरतबा आएगा जब भी वो ले सकता है। तो बैंक इससे कोई किसी भी शरह पर कोई सूद नहीं पे करता है क्योंकि बैंक इन पैसों को देने के लिए हर वक्त तैयार रखना है। बैंक वक्तन फौक्तन इस खाते में खातेदारों के अकाउंट की नकल भी पेश करता रहता है और इसीलिए इसको डिपॉजिट डिपॉजिट कर दिया 5 साल के बाद आपको जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा तो फिर आपको बैंक के रूल में हो सकता है बैंक आपको वो शर्त चुकने दी जिस पर आपसे बैंक के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। तो इस बैंक में पैसे निकालने के लिए बहुत सारी पाबंदियां होती है अकाउंट पर और ये डिपॉजिट भी पेएबल ऑन डिमांड नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं पहली दूसरी जो आप चेकेबल डिपॉजिट होती है लेकिन ये नहीं होती है। तो ये 3 तरह के डिपॉजिट है जो बैंक एक्सेप्ट करता है। अब ये है कि बैंक में जाहिर है कि जब आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक आपको सूद देगा। जाहिर है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई और जो कहे कि सूद हलाल है उनके लिए बहुत सारी आदत की है और सूद हराम क्यों है ये भी एक ये है। और किस तरह का आजकल नई चीज आ रही है मार्केट में मुझे नहीं पता आप लोग मेरी भाषा से कितना मुत्तफिक होंगे। अब ये कहा जा रहा है बैंकों का जो सूद होता है वो तो हलाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो तिजारत के जो लोन होते थे जो उसमें सूद होती थी उसको हराम किया गया था। मेरा अपना ख्याल है तमाम तरह का सूद हराम है और उसकी एक बहुत ही अब दूसरा क्या करता है अब दूसरा है गिविंग लोन देता है यानी बैंक ये जो काम अगर बैंक नहीं करेगा बैंक देंगी। जैसे मैंने बताया आपको
पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जाता, बट लोन नहीं देता है कि पोस्ट ऑफिस में जी जी पोस्ट ऑफिस को मैंने बताया था, इसलिए बैंक नहीं कहा जाता है कि पोस्ट ऑफिस जो होती है दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट बट दैट इज नॉट गिविंग लोन नहीं देते। अब बैंक है, बैंक लोन भी देता है। तो बैंक का ये काम भी है कि बैंक जब लोन देता है तो उसके लिए बैंक सिक्योरिटी रखता है। आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, किसी चीज के लिए, तो बैंक कहेगा कि आपके पास सिक्योरिटी क्या है, क्या रखेंगे। सपोज आप या हम में से कोई बैंक से लोन ले और भाग जाए तो बैंक का तो नुकसान होगा। अब आप पूछेंगे कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे भाग जाती हैं हजारों करोड़ रुपए लोन लेकर। तो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो शेयर होती है, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो उनके यहाँ जो है एसेट्स होते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी बनते हैं। हम और आपसे तो बैंक हमारे जमीन के कागजात ले लेगा, हमारे खेत खलियान के कागजात ले लेगा, घर के कागजात ले लेगा, इसको कहते हैं सिक्योरिटी। और सूद की शक्ल में बैंक लोन दे करके मुनाफा कमाता है। मुनाफा कैसे कमाता है? तो कॉमर्शियल बैंक कर्ज दे करके इंडिया के या किसी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले करता है। इंडिया ग्रो कर रहा है, लोग पैसा लेंगे बैंक से, इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो इंडिया भी तरक्की करेगा। क्योंकि सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मैंने जैसे कि बताया, खर्च दो तरीके के होते हैं, एक कंजम्पशन होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो कंजम्पशन तो होता है जो तो हम रोजमर्रा की, जैसे मैं अपने घर के लिए कोई सब्जी लेके आ गया, फ्रूट्स लेके आ गया, बच्चों की फीस जमा कर दी, ये कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट क्या है? मैंने किसी कंपनी का शेयर ले लिया, मैंने कहीं प्लॉट ले लिया, कोई फ्लैट ले लिया, कोई खेत खलियान खरीद लिया, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी जिसे उर्दू में कहते हैं। तो सरमायाकारी के लिए लोन देता है वो मैशत में, यानी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात की सप्लाई में बढ़ाता है बैंक, और इस तरह ग्राहकों को लोन देता है और ग्राहकों से पैसे कमाता है। तो लोन भी कई तरीके के होते हैं, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, तरह तरह के लोन होते हैं। और हर लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सूद की शरह अलग अलग होती है। पर्सनल लोन पर ज्यादा होती है, हो सकता है आपको एजुकेशन लोन को थोड़ा सा कम मिले, तो कुछ परसेंट का फर्क होता है। तो ये दो काम हो गए। तीसरा काम बैंक का क्या होता है? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये याद रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल का भी सहारा दूंगा। तजारती हुंडियों को भुलाना इसे कहते हैं उर्दू। मेरा ख्याल है कि तमाम लोग इसको भी हराम कहते हैं। ये बैंक का जो काम है, ये है क्या चीज? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये आपको एज ए इफ्ता के बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तरह के सवाल आपके सामने आए तो इसका जवाब आप दे सकें। ये डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? पहले इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर जैद ने उमर से 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। ध्यान दीजिएगा, अगर समझ में आए तो रिपीट करूंगा। जैद ने उमर से 2 लाख रुपए का सामान खरीदा और कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं बाद में इस सामान की अदायगी करूंगा। जैद सामान खरीद रहा है किससे? उमर से। बट जैद के पास पैसे नहीं, वो उमर से कह रहा है सामान तो मुझे दे दो, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं इसकी अदायगी बाद में करूंगा। उमर भी चाला, उसने कहा कि मैं इस शर्त से पैसे दूंगा कि आप पहले मुझे एक कागज पर लिख करके दे दो कि आप 6 महीने के बाद मुझे पैसे जमा दोगे, 2 लाख रुपए। समझाई रहे, तैयार हो गया। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उससे साइन करवाता है कि मैं तुम्हें सामान आज की डेट में 2 लाख रुपए का दूध दे रहा हूं, तुम 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए मुझे वापस करोगे। और इस तरह से इस पर दोनों दस्तखत कर देते हैं और ये बिल जैद अपने पास रख देता है और उमर को सामान दे देता है। जैद को 3 महीने के बाद पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो जाहिर है तो उमर के पास नहीं जा सकता, इसलिए तो 6 महीने का मोहलत ले रखी है, अभी तो 3 ही महीने हुए। तो वो बिल एक्सचेंज को लेकर के बैंक के पास चला जाता है और बैंक से कहता है कि मुझे 1,90,000 रुपए दो। उसको अभी जरूरत है, थोड़ा कम भी चलेगा उसके लिए,
बैंक क्या करता है, उसको 1,90,000 रुपए दे करके उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके अपने पास रख लेता है। और 3 महीने के बाद जब गुजर जाते हैं, यानी 6 महीने की जब मुद्दत मोहलत पूरी हो जाती है, तो फिर उम्र से जाकर के वो 2 लाख रुपए ले लेता है। तो बैंक ये सर्विस चार्ज बीच में 10,000 रुपए ये बैंक अपने पास लेके रखता है। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, यानी बैंक पुख्तगी की तारीख से पहले वसूली चुनिंदा से डिस्काउंटिंग रेट पर खरीदता है और पुख्तगी की तारीख के बाद मुतालिक फर्ज से बिल वापस करके पूरे पैसे ले लेता है। इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? जी डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आया? ये बोलते क्या, आवाज नहीं आ रही। डिस्काउंटिंग बिल, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल। मैं ये कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये क्या होता है? जी समझ में आया। अब ये बताइए, ये जो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो क्या करना चाहिए? इसको हलाल होना चाहिए, हराम होना चाहिए? मैं अपनी नॉलेज बिल्कुल सही, क्योंकि 10,000 रुपए जो इसमें 10,000 रुपए इनसे कोई एग्जाम्पल भी दिया है। 10,000 ये क्या है? 10,000 रुपए सूद है, ये मोहलत का मुआवजा है। बहरहाल, तो ये डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बैंक ये फैसिलिटीज भी देता है। अब उसके बाद बैंक की एक और फैसिलिटीज होती है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी देता है। यह बैंकों के जरिए अपने ग्राहक को दी जाने वाली एक ऐसी सहूलत होती है जिस पर ग्राहक जो होते हैं अपने चालू खाते से यानी करंट अकाउंट से एक मुकर्ररा हद तक ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप में से, हम में से कोई बिजनेसमैन है और उसके पास करंट अकाउंट है, उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन बैंक उसको एक फैसिलिटीज देता है कि उसको 11 लाख रुपए निकाल सकता है, ओवरड्राफ्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी इसको ऐसे समझिए कि राहुल है या कोई भी है, उसके अकाउंट में 50,000 रुपए है, लेकिन बैंक उसको शॉर्ट पीरियड के लिए 1 लाख रुपए निकालने की इजाजत दे दी है। कितने अकाउंट में? 50,000। निकाल कितना सकता है? 1 लाख रुपए। यहाँ पर जो 50,000 रुपए ज्यादा हो गया उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ये एक आर्थिक सहूलत होती है, वक्ती सहूलत होती है। क्या सर, क्या कहते हैं इसे? इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होती है बैंकों की तरफ से। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे कहीं ज्यादा निकालने की आपको इजाजत दे दी। आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है, आप निकाल सकते हैं 1 लाख रुपए, लेकिन एक मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है और बैंक ने आपसे कह दिया कि 2 महीने के अंदर इन पैसों को जमा करो जो आपने 50,000 रुपए जायद निकाले। अगर आप 50,000 रुपए जायद नहीं जमा करेंगे 2 महीने के अंदर, फिर वहां पर आपको सूद देना पड़ेगा। अब इसमें जो शेयर है या अच्छा ये भी हो सकता है वो 50,000 रुपए लेके आप कोई भाग जाए, तो इसमें सिक्योरिटी क्या बनती है? जैसे किसी ने बैंक किसी कंपनी में शेयर खरीद रखा हो, डिबेंचर खरीद रखा हो या इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, ये सब जमानत बनती है, ये सिक्योरिटी बनती है। तो ये ओवरड्राफ्ट होता है, ये भी बैंक फैसिलिटीज देता है। उसके अलावा कैश क्रेडिट है, बैंक एक और फैसिलिटीज देता है, कैश क्रेडिट। ये भी, इसमें भी एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ही की तरह होता है, बट इसमें होता क्या है कि बैंक में आपके जो पैसे जमा है बैंक उससे ज्यादा आपको निकालने की परमिशन दे देता है, बट उसी दिन से आपको उसके सूद लेता है। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट, सॉरी कैश क्रेडिट। इसे कहते हैं कैश। बैंक और बहुत तरह के काम करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है, जैसे ट्रेजरी बिल है, नेशनल सर्टिफिकेट वगैरह है। आपके बिहाफ पर आपका बिल जमा कर देता है, आपको फाइनेंशियल एडवाइस करता है, आपके फंड को ट्रांसफर कर सकता है। आपका अगर कोई फंड है कलेक्ट करना है तो भी बैंक उसके जो कार्यकारी होते हैं, जो काम करने वाले कारिंदे होते हैं वो भी कर लेते हैं। बिल जमा करता है, इनकम टैक्स की अदायगी कर सकता है आपकी,
आपको आईटीआर फाइल करने के लिए भी बैंकों से अगर कॉन्टेक्ट करें तो वहां पर भी ये फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। आपको एटीएम फैसिलिटीज देता है, आपको एक एटीएम कार्ड देता है जिससे आप कहीं भी मशीनों में पैसे निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग फैसिलिटीज देता है, यानी सफर करने के लिए चेक जारी करने का, और भी बहुत लॉकर फैसिलिटीज देता है आपको। आपके अगर कीमती सामान, कोई दस्तावेज हो या कोई गोल्ड वगैरह हो तो आप बैंक में चले जाइए, बैंक क्या करेगा, वो एक लॉकर फैसिलिटीज देगा, आप वहां पर अपनी कीमती सामान रख सकते हैं। आपको अगर इस बात का डर है कि घर चोरी हो जाएंगे या जाया हो जाएंगे, लेकिन ये सब काम बैंक करता है। लेकिन बैंकों का जो असल काम है वो है क्रेडिट क्रिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। किसी भी बैंक का सबसे असल काम होता है क्रेडिट क्रिएशन। अब ये क्रेडिट क्रिएशन क्या है, कैसे बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको हर तरफ से जहन को जो अगर मुंतशिर होगा तो उसको दवाई गिर जाती है, और बहुत ध्यान से 10-15 मिनट दीजिए। ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? अगर क्रेडिट क्रिएशन निकाल दिया जाए, क्रेडिट क्रिएट न करें तो इकोनॉमी के अंदर, मईशत के अंदर इन्फ्लेशन से भी बचा जा सकता है, महंगाई से, और बहुत तरह की इसमें कमियां भी है, इसमें खूबियां भी है। क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है? कॉमर्शियल बैंक जो मैं बता रहा हूं ये क्रेडिट को क्रिएट करता है, और जो सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो जब सेंट्रल बैंक का फंक्शन बताएंगे, सेंट्रल आरबीआई के बारे में बताएंगे, वो नोट कैसे प्रिंट करता है, वो कैसे बैंकों का बैंक है, ये कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है, वो बात की बात है। अभी हम देखते हैं कॉमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है। आप में से हम जानते हैं आरबीआई को करेंसी नोट जारी करने का तनाव क्या हासिल है, आरबीआई के अलावा ये किसी के पास भी नहीं है। याद रखिएगा, जितने सिक्के होते हैं, जितने कॉइन्स होते हैं, ये सब के सब सरकार प्रिंट करती है। और 2 रुपए से लेकर के इस वक्त मैक्सिमम जो करेंसी हमारे इंडिया के अंदर आती है 500 रुपए के नोट है, सबसे बड़ी करेंसी। 2 रुपए से लेकर के 500 तक के नोट जो होते हैं ये आरबीआई प्रिंट करता है। आरबीआई जब नोट प्रिंट करता है तो उसको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है जिसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आरबीआई को नोट प्रिंट करने से पहले 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होता है, सोना होता है, और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन सिक्योरिटीज है। अब आप सोच रहेंगे ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। कोई बड़ी अमाउंट नहीं, 200 करोड़ रुपए तो यहाँ चांदी चौक में बनियों के पास होता है, और सरकार तो जब बजट लाती है 50 लाख करोड़ रुपए का। अभी इस साल का सरकार का जो बजट आया है तो इसमें एक्सपेंडिचर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का दिखाया गया खर्च, और तकरीबन 35 से 40 लाख करोड़ रुपए के दरमियान गवर्नमेंट को रिसिप्ट, यानी जो पैसे आने वाले हैं टैक्स और दूसरे जराए से 200 करोड़ रुपए क्या थे। अगर बैंक 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व होता है अपने पास, जिसमें 115 करोड़ के गोल्ड होते हैं, 85 करोड़ का फॉरेन रिजर्व होता है, उसके अलावा आरबीआई को परमिशन होती है जितनी करेंसी चाहे प्रिंट कर सके इंडिया के अंदर। कोई ऐसा हमारे जो जहनों में अभी तक है आरबीआई को हर करेंसी के बीच गोल्ड होता है, या आरबीआई को नोट प्रिंट करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है, ये सब फाल्स है, ये ट्रू नहीं है, इसमें कोई फैक्ट नहीं। आरबीआई अपने हर कंट्री, आरबीआई नहीं, हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व, इंग्लैंड के बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम है रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वैसे ही इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसके पास बहुत सारे अख्तियार होते हैं करेंसी और फाइनेंशियल से रिलेटेड, मुल्क से रिलेटेड। क्या नाम बताया आपने सर? इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अच्छा, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये जो बैंक होते हैं ना, एसबीआई, यूबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, और जो बहुत तरह के जो बैंक होते हैं,
ये सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक है। इनके ऊपर एक बैंक बैठा हुआ है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक, जिसको हम आरबीआई कहते हैं। यही इन बैंकों को रेगुलेट करता है, यही इन बैंकों को कंट्रोल करता है, यही इन बैंकों को लाइसेंस देता है। इसी बैंक के पास, आरबीआई के पास अख्तियार है कि किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है। आरबीआई नोट प्रिंट करता है, दो रुपए से लेकर के 500 तक के जो पेपर करेंसी है यानी कागजी नोट है, वो सब के सब आरबीआई प्रिंट करता है। और जो सिक्के होते हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ये सब सरकार प्रिंट करती है। ठीक है ना? तो दोनों में ये आरबीआई और सेंट्रल बैंक ये एक ही चीज है। इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई। ठीक है, क्लियर है? हाँ, मैं ये कह रहा था, आप देखिए मैंने अभी जैसे बताया तो आरबीआई ये सिस्टम को फॉलो करता है जिसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम में 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए आरबीआई के पास, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड यानी सोना और 85 करोड़ तो फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। ये अगर है तो आरबीआई जितना चाहे नोट प्रिंट कर सकता है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे बता सकते हैं फिर आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता कि इतने नोट प्रिंट कर ले कि हर घर में नोट पहुंचा दे और इस तरह से पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी अगर होगा तो कोई मसला नहीं। फिर इसमें कौन सी रुकावट है, क्यों नहीं करता है? इसमें नुकसान होगा बहुत ज्यादा। कैसे? कि सबके पास अगर पैसे आ गए तो बैंक के पास कोई जाएगा ही नहीं, तो जरूरत क्या है? वो तो मुल्क भाई देखिए, मोदी जी रिटायर जाने लगते थे, 15 लाख रुपए अकाउंट पे आएंगे और डीजीपी को बड़ी हिम्मत उठानी पड़ती है जब सवाल किया जाता है, तो नोट प्रिंट करके सबके घर में 15-15 लाख दे दे। क्या प्रॉब्लम है? इसलिए प्रॉब्लम है कि इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज के रेट बढ़ जाएंगे। हमारी और आपकी जेब अगर पैसों से भरी हो तो डिमांड हम करेंगे नहीं करेंगे? मार्केट में किसी चीज को सोचेंगे, जो चीज चाहेंगे खरीद लेंगे। इस तरह से जब परचेजिंग पावर, कुव्वत खरीद हम सबकी बढ़ेगी तो हम कोई भी सामान खरीद लेंगे। तो जब सामानों की डिमांड बढ़ेगी, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सबके पास परचेजिंग पावर है। तो इससे क्या होगा? महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगा। और जब इन्फ्लेशन आएगा, जब महंगाई होगी तो इंडिया का एक्सपोर्ट रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा? क्योंकि इंडिया की चीजें महंगी हो गई। अब जो इंटरनेशनल मार्केट में जो दूसरे मुल्क इंडिया से सामान खरीदते थे, वो इंडिया से सामान इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि इंडिया से सामान खरीदना उनके लिए हो गया महंगा। और जब वो सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारे मुल्क में फॉरेन रिजर्व कहां से आएगा? और जब हमारे मुल्क में फॉरेन रिजर्व नहीं होगा तो हम दूसरे मुल्कों से सामान कैसे खरीदेंगे? हम अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 85% तो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं ना। हमारे पास जो पेट्रोल डीजल होते हैं इतने होते नहीं, हम तो सब खरीदते हैं और वो डॉलर में खरीदते हैं। सऊदी में खरीदते हैं तो भी डॉलर में खरीदते हैं। तो हमारे पास डॉलर कहां से आएगा? हमारे पास डॉलर उसी वक्त आएगा जब हम दूसरे मुल्कों को सामान देते हैं। जब हम सामान हमारे मुल्क से महंगे होने की वजह से कोई नहीं खरीदेगा तो फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा। इस तरह से इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी। इसलिए कोई भी कंट्री बहुत ही हिसाब से नोट प्रिंट करती है और ये कागजी करेंसी की वजह से इन्फ्लेशन आता है। आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री, पूरी दुनिया की तारीख का एक मरतबा मुताला कीजिए। हजारों साल में इन्फ्लेशन जितना नहीं, बताओ 50% हो गया। पहले गोल्ड और सिल्वर की करेंसी चलती थी। जो गोल्ड और सिल्वर की करेंसी चलती थी उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता था क्योंकि वो करेंसी की अपनी एक वैल्यू होती थी। आज की डेट में इन्फ्लेशन होता कैसे है? मिसाल के तौर पर किसी कंट्री में 10 सामान बने और सरकार ने 10 रुपए भी छाप दिए, एक सामान की कीमत 1 रुपए हुई।
10 सामान है तो सरकार ने 10 रुपए भी छाप दिए, तो एक सामान की कीमत कितनी हुई? 10 रुपए या 1 रुपए? 1 रुपए ना, 1 रुपए हुई। सरकार ने सामान नहीं बढ़ाए, सामान तो 10 ही है, लेकिन सरकार ने 10 रुपए और छाप दिए। अब इस सामान की कीमत कितनी हो गई? 2 रुपए। सामान नहीं बढ़ा, पैसे छाप दिए सरकार ने। क्या इससे गरीबी खत्म हो जाएगी? गरीबी नहीं खत्म होगी। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी। पहले वही सामान 1 रुपए का मिलता था, अभी वही सामान 2 रुपए का मिलेगा। फिर आपने सरकार ने 10 रुपए और छाप दिए, पाकिस्तान को जानना है कौन सा मसला है, जैसा जाएगा। तो सरकार ने 10 रुपए और छाप दिए, तो अब वो सामान 3 रुपए का हो गया। तो इस तरह से ये जो पेपर करेंसी, कागजी करेंसी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है और बहुत ज्यादा होता है। पर मैं उन सब चीजों में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको, मेरे पास 5 मिनट और रह गए हैं, क्रेडिट क्रिएशन में थोड़ा सा बताऊंगा। इसके बताने के लिए मुझे बोर्ड चाहिए, तब ये चीजें समझ में आती है कि उसमें टेबल भी बनाना पड़ता है समझाने के लिए। हम लोगों ने कभी ये सोचा कि बैंक के लोग ऐसी कमरों में बैठ करके लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमा लेते? क्या आपने कभी सोचा कि बैंक पैसा कैसे कमाता है? हम और आप मेहनत करते हैं, हमारे और आपके घर वाले कितनी मेहनत करते हैं और बहुत थोड़ा सा पैसा कमा पाते हैं। ये बैंक वाले क्या करते हैं कि आराम से इसी कमरों में बैठे होंगे और वो पैसे कमा रहे हैं। कैसे कमाते हैं इसको इस तरह से समझिए। अब मैं ये जो बताऊंगा ये इसको और पढ़िएगा थोड़ा सा। बैंक क्या करता है, क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है? मिसाल के तौर पर एक बैंक है, इसको ऐसी मिसाल से समझिए। उसके पास किसी आदमी ने 100 रुपए जाके जमा कर दिया। एक बैंक है जिसमें 100 रुपए किसी ने जाके जमा किया। बैंक ने उस पैसे को लेकर के अपने यहां रख लिया। अब बैंक को लोन भी देना है। एक आदमी आया, उसने कहा बैंक से कि मुझे लोन दे दो। बैंक ने क्या किया? 10 रुपए, 100 रुपए में से 10 रुपए अपने पास लेके रख लिया कि जिस आदमी ने 100 रुपए जमा किया है वो कभी भी आकर के पैसे निकाल सकता है। और बैंक अपने माजी के तजर्बात से ये बात जानता है कि सिर्फ 10% लोग पैसे निकालने के लिए आते हैं, बाकी तो आते नहीं। तो 10 रुपए अपने पास रखा और 90 रुपए, 90 रुपीज जो आदमी आया था लोन लेने के लिए बैंक के पास, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कोई भी बैंक जो लोन देता है कैश में लोन नहीं देता। आप कभी भी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे और कहेंगे बैंक से मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, ऐसा नहीं है। बैंक वहीं से आपको क्या करेगा? 5 लाख रुपए कैश मिलेगा और आपको दे देगा। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी बैंक दुनिया का नहीं सकता। बैंक क्या करेगा? आपका अकाउंट खोलेगा और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो 5 लाख रुपए की क्रेडिट डाल देगा, कैश नहीं देगा कभी भी। इसी तरह यहां पर भी एग्जाम्पल में भी समझिएगा। बैंक क्या कर रहा है? एक आदमी 100 रुपए बैंक के पास जमा कर दिया, बैंक ने 10 रुपए अपने पास रख लिया और 90 रुपीज उस आदमी के जो लोन लेने के लिए आया है उसके अकाउंट में क्रेडिट डाल दिया। पैसे 100 रुपए बैंक के पास ही है, पैसे नहीं कहीं गए। अब जो 90 रुपीज जिसके अकाउंट में क्रेडिट किया है उसका 10% यानी 9 रुपए, 90 रुपीज का 10% 9 रुपए, वो अपने पास रख करके कोई तीसरा पर्सन आया लोन लेने के लिए, उसके अकाउंट में 81 रुपए डाल दिया। 90 रुपीज का 10% 9 रुपए अपने पास रखा, बाकी 81 रुपए 81 रुपीज उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद 81 रुपीज का 10% यानी 8 रुपए समथिंग अपने पास रख करके बाकी जो पैसे 72 रुपए कुछ पैसे जो होते हैं वो किसी और पर्सन को लोन दे दिया। ये उस समय तक करता रहता है जब तक कि 100 रुपए 0 रुपए न हो जाए। थोड़ा कंफ्यूजन हो पड़ा, समझ में नहीं आया। एक बार और दोहरा दीजिए सर। एक बार और दोहरा। देखिए क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है। क्रेडिट पैसे नहीं होते, क्रेडिट हवा में एक चीज होती है। इसीलिए तो जब एक आदमी डूबता है तो सभी डूबते हैं, बैंक भी डूबता है। क्रेडिट क्या होता है? इसका एक फार्मूला है, एक प्राइवेट डिपॉजिट होती है, मैं तो बहुत सारी चीजों से हट करके बहुत ही आसान जबान में आपको समझाता हूँ।
कोई एक आदमी, कोई भी एक आदमी, सपोज एक मैं लिखता हूं, राहुल ने 100 रुपए बैंक में जमा किए। राहुल ने 100 रुपए बैंक में जमा किए। राहुल, बैंक को पता है कि राहुल 100 रुपए जमा करके तो गया है, बट निकालने के लिए कभी कभार आएगा और 10 रुपए निकालेगा। उसीलिए मैं एक, तो मेरे पास 2-3 मिनट और है, मैं मौलाना से 2-3 मिनट की और इजाजत चाहूंगा। देखें, एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको ताकि आपकी समझ ज्यादा आसानी से आ जाए। और पहले इस जमाने में बैंक वगैरह नहीं होते थे, तो लोग अपने कीमती सामान इलाके के जो सुनार होते थे, जो जमींदार होते थे, उसके पास जमा करते थे कि हिफाजत रहेगी, हमारे यहाँ तो कोई डाकू आ जाएगा, लूट के लेके चला जाएगा। ये हमारे इलाके का सबसे मजबूत और सबसे दौलतमंद आदमी है, इसके पास सिक्योरिटी भी होती है, तो वो उसके पास जमा करते थे। या ध्यान से सुनिए, इसके बाद हुआ क्या कि सारे लोग सोना अपना, जिस किसी के पास 200 ग्राम 400 ग्राम जो भी सोना होता वो अपना उसके पास जाकर जमा करते थे। क्या करता था, एक रसीद फाड़ करके लिख करके उनको दे देता, चलो अब तुम्हारा इतने पास मेरे पास सोना है और मैं हिफाजत करने का इतने पैसे लूंगा। होता क्या था, इस तरह बहुत सारे लोग जाते थे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि एक आदमी को अपना खेत बेचना था, तो उसने कहा कि वही जो पर्ची तुम्हारे पास सोनार के पास जाकर उससे सोना ले लेना, एक पर्ची ले लो, खेत मुझे दे दो। उसने कहा ठीक है। उसके बाद सोनारों ने देखा कि ये तो हमारे पास सोना नहीं जो जमा है लोगों का, वो तो सिर्फ 10% लोग सोना लेने आते हैं, बाकी तो हमने जो पर्चियां फाड़ी है वही चल रही है मार्केट में। तो सोनारों ने अपनी तरफ से 200-300 पर्चियां फाड़ी, सोना नहीं है उसके पीछे। उसने देखा कि 10% लोग तो सोना लेने आते हैं, बाकी तो हमारी पर्चियां ही चल रही है ना, हमारे टाइम से तो चली हुई पर्चियां है। तो उसने क्या किया, 10, 100, 200, 400, 500 पर्चियां मार्केट में फाड़ के दे, लो जी चलाओ, ऐसा ही लोग होगा। ऐसे ही है क्रेडिट की चेतन। 100 रुपए जमा किया किसी ने, और 100 रुपए जमा करने के बाद कोई आता है लोन लेने के लिए, तो उसका 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए अपने पास रख करके 90 रुपीज उसको क्रेडिट दे देता, तो क्या अकाउंट में क्रेडिट डाल देता। उसके बाद वो 90 रुपीज का 10% यानी 9 रुपए अपने पास रख करके 81 किसी और को अकाउंट में क्रेडिट डालता है, यानी वो 100 रुपए बैंक 1000 रुपए बना देता है। ये बैंक, इसीलिए बैंकों को कहा जाता है कॉमर्शियल बैंकों को, ये भी मनी का सप्लाई है। आरबीआई तो नोट प्रिंट करता है, सरकार कॉइन इशू करती है, सिक्के इशू करती है, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्लियर करके मनी का सप्लायर बनता है, मनी की भी सप्लाई करता है, जैसे आरबीआई और सरकार सप्लाई करती है, ये क्रेडिट क्रिएशन करती है, ये जरिए होता है। इसमें बहुत सारी चीजें अभी हो रहा है, अभी बहुत सारे आपका कंफ्यूजन होगा, टाइम नहीं है मेरे पास, आज का वक्त हो गया है और बस 1 मिनट और है। ये बताइए कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? जी समझ में आया, जी समझ में आया। जो क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, अभी कंप्लीट नहीं है, मुझे मेरा टाइम जो क्वेश्चन आ गया है 8:30 से 9:30। ये बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमिक को बाकी ये जो मसला है ये तो बता ही देते हैं कि वजू कैसे कर रहा है, वो कैसे करना है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो बड़े बड़े मसाइल थे इसमें लोग फंस जाते हैं, इस पे आपकी नजर गहरी होनी चाहिए, ताकि आप लोग जब भी कोई फतवा दें आगे तो उसी को गहरी नजर के साथ, बहुत मसीहत के साथ और चीजों को जान करके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जितना कर सकते हैं, हाँ,